तो आज हमारे संस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे फाउंडेशन बैच की एक स्टूडेंट रेखा चौधरी जो आपके बीच है 18th रैंक से फाइनली है वो सेलेक्ट हुई आरजेएस 2025 में। सबसे पहले तो रेखा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रेखा ने इस संस्थान को डबल रिजल्ट दिया है, पहले जेएलओ के रूप में सेलेक्ट होके वो पिछली भर्ती में 2023 में 44th रैंक से, और अब जो है आरजेएस में वो चयनित होके। अगेन रेखा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रेखा उस समय से हमारे वो क्लासरूम की स्टूडेंट है वो है जब मैंने जयपुर में नया नया कोचिंग 2017 में आरजेएस से रिज़ाइन वो करने के बाद है वो स्टार्ट किया था। पहले बैच की स्टूडेंट है ये, और जब इसने ज्वाइन किया था तब एक ही बात बोली थी कि मुझे तो आरजेएस ही बनना है। मैंने इसको और ऑप्शन भी दिए, भाई आप जेएलओ के लिए भी कर सकते हो, एपीओ के लिए, ये सब छोड़िए आप, एक ही मेरा ऑब्जेक्ट है आरजेएस बनना, तैयारी केवल इसकी एक की करनी है मुझे। फिर धीरे धीरे समय के साथ इसको कुछ समझ में आया कि एक बार एक छोटी जॉब भी हासिल कर दे, फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तक पहुँचे, तो इसने मानस चेंज करके ये जेएलओ पर शिफ्ट हुई। और पिछली भर्ती में 2 जेएलओ के इंटरव्यू दिए, पिछला 21 वाला जो जेएलओ था 20 वाला वो इंटरव्यू भी दिया था, और 23 वाले जेएलओ में जो है ये अल्टीमेटली 44th रैंक से है वो सेलेक्ट हुई। फाउंडेशन बैच की ऑफलाइन स्टूडेंट थी ये। जब मैं नौकरी छोड़ के आया ही था तो जोश काफ़ी है वो हाई लेवल का था और क्लासरूम भी छोटा हुआ करता था। अभी जिस तरीके के क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो ऐसा क्लासरूम नहीं था, इससे वो 1/4 साइज में क्लासरूम था, उसमें 50 के आसपास बच्चे बैठते थे और एक वो लगा हुआ था। ये सारे कैमरे वगैरह कुछ भी नहीं थे, केवल ऑफलाइन क्लास थी, ऑनलाइन का कहीं नामो निशान नहीं था। उस क्लास में पढ़ी हुई है ये। तो मैं मोस्ट ऑफ चीज़ें बोर्ड पे वो लिखता था स्टार्टिंग में, बच्चे उसको कॉपी है वो करते थे। तो इसने भी अपने काफ़ी सारे रजिस्टर उस दौरान जो है वो भर दिए थे और उनको ये समय समय पे रिवाइज है वो करती थी। एक मेरी जोधपुर सेंटर की स्टूडेंट हुआ करती थी शीला मीना। तो शीला की हैंडराइटिंग अच्छी थी, तो मैंने जोधपुर में जब 2014 में पढ़ाना शुरू किया था तब उसने मैंने जो बोर्ड पे लिखे थे और उसने कॉपी किए थे उनके हमने फ़ोटो कॉपीज करवा दिए थे। तो कई सालों तक तो वो कॉपीज ही मार्केट में चलती रहती थी, कोचिंग के बच्चे उनसे ही है वो कॉपी करके पढ़ते थे। फिर बाद में मैंने ये टाइप वगैरह सब बाद में करवाया, 2018, 19, 20 में आते आते है वो टाइप करवाया। तब तक उस फोटो कॉपी से ही काम चल रहा था मोस्ट ऑफ। वो शीला भी जब मैं जयपुर आ गया पढ़ाने के लिए तो वो भी जयपुर शिफ्ट हो गई, जिसकी रूममेट है वो रही कई समय तक, जो है वो कुछ महीने तक इसके साथ है वो रही। अच्छी कैंडिडेट थी, लेबोरियस थी, बट उसके भाग्य में बैठा नहीं, कुछ परिस्थितियां जैसी भी रही। अभी तक भी वो स्ट्रगल ही कर रही है। आरजेएस मेंस भी लिखे कई बार, एपीओ भी है वो दिया, जेएलओ भी दिया, बट कहीं न कहीं किसी पार्ट पे कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी जो है वो 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, 2 नंबर से, ऐसा। और जिस क्लासरूम में ये पढ़ी थी उसी क्लासरूम में पढ़ के मेंस के टाइम तुषार बिश्नोई जो है, जो 35 की वैकेंसी थी 2017 में, उसमें उन्होंने टॉप किया था। उनके साथ ही ये वो पढ़ने आते थे। मेंस की जब मेरी क्लास लगती थी, प्रीलिम्स में वो नहीं थे फाउंडेशन कोर्स में, मेंस का कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था और फिर इंटरव्यू में थे अपने पास। तो उनके साथ उन्हीं टेबल पे आसपास बैठ के वो पढ़ते थे। तो उन लोगों को जब पास में बैठे हुए लोगों ने पढ़ के और टॉप किया तो ये एनकरेज हुई कि नहीं, अपन भी बन सकते हैं, कर सकते हैं। लगातार जारी रखी इसने पढ़ाई अपनी। कई बार मेंस लिखे इसने, 2019 का लिखा, 2020 का मेंस लिखा, 2 बार जेएलओ के इंटरव्यू दिए। फिर 2023 में ये फाइनली जेएलओ में सेलेक्ट हुई। उसके बाद 2024 का इंटरव्यू दिया इसने, 222 की वैकेंसी के अंदर, और उसमें इसका फाइनली नहीं हो पाया। कुछ नंबर से ये 2 या 3 नंबर से, ऐसा कुछ डेड नंबर से, ऐसा कुछ अंक से रह गई फाइनल सिलेक्शन में। फिर 2025 की फिर से यात्रा स्टार्ट हुई, प्री मेंस और इंटरव्यू तक। तो इस बार इसने 25 में फिर अपना कोर्स रिन्यूअल करवा लिया था ऑनलाइन,
और ये ऑनलाइन क्लासेस के, क्योंकि जॉब के साथ ऑफलाइन तो आना पॉसिबल ही नहीं था। तो मेरा पूरा कोर्स था, स्पेशली नए जो सब्जेक्ट्स जो ऐड हुए थे 16-17 उन सब की क्लासेस थी। मेंस का पूरा कोर्स था, जजमेंट राइटिंग वगैरह, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, ऐसे राइटिंग, ये सारा। और इस बार ये फाइनली जो है वो 18th रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुई। इतनी कम सीटों में 44 में इसने 222 की सीटों में भी है वो प्रिपरेशन की, 120 की सीट्स में भी की, 197 की सीट्स में भी की, बट उस समय नहीं हो पाया। और इस बार बहुत कम सीटों में भी इसने जो है वो ईश्वरीय कृपा से और अपनी मेहनत से जो है इस मुकाम को है वो हासिल किया, जो काबिल तारीफ़ है। रेखा चौधरी को जो है वो मैं आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पे आए और एक छोटा सा हमने सत्कार का प्रोग्राम रखा है, उसको स्वीकार करें, सम्मान प्रोग्राम को, और उसके बाद अपनी सफलता यात्रा के बारे में डिटेल से स्टूडेंट्स को है वो बताएं कि किस तरीके से आपने 17 से लेकर और 25 तक की ये जर्नी कंप्लीट की और अल्टीमेटली आप जो है वो सफल हुए कम भर्ती के अंदर अच्छी रैंक से जो है। और इस संस्थान ने जो है वो आपके लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए और लगातार आपका हौसला और उत्साह जो है वो बनाए रखा। यस रेखा, इधर से। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने के लिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यस, गर्ल्स कैंडिडेट्स में से भी जो आना चाहे और माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहे रेखा का, आइए, सभी को आना चाहिए 1 बाय 1। और मैं चाहता हूं कि अगली बार आप में से जो है वो लोग सेलेक्ट और आपका भी इसी तरीके से नेक्स्ट प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो स्वागत करने के लिए आए। आइए, सबको आना चाहिए। ये आप इधर रख दीजिए एक बार की, मालाएं भी कम कर लो, हाँ कोई एक आध रख लीजिए, बाकी वाले उतार लीजिए। रवि उतारना मालाएं, एक पहन लो पहले, ये कैंडिडेट रह गई। कौन कैंडिडेट? यस, अब रेखा चौधरी से मेरा आग्रह रहेगा कि इन्होंने अपनी सफलता यात्रा जो है वो कैसे कंप्लीट की और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, इसके बारे में आपको जो है वो बताएं और गाइड करें, ताकि ये लोग भी जो है वो आगामी एग्ज़ाम में आपकी तरह जो है सेलेक्ट हो पाए और अंतिम सूची में अपनी जगह बना पाए। सबसे पहले तो सर, आवाज़ आ रही होगी मेरी? सबसे पहले तो मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने अपनी यात्रा 2017 से शुरू की थी और आज 2025 आ गया, तो मुझे 8 साल लग गए। तो कुछ, हालांकि कुछ कमियाँ भी रही है मेरी कि मैं टेस्ट सीरीज वगैरह वो कम लिखती थी आके, और मैं 2017 में फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट रही हूँ और मैं भी आपकी तरह ही बैठ के यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और उस टाइम माधवी बोहरा मैम और तुषार विश्नोई मैम, विनीता कालिया मैम, ये सब सेलेक्ट हुए थे। तो मुझे लगा कि जब ये लोग सेलेक्ट हो रहे हैं 35 की वैकेंसी में, तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद में मैंने 197 में मैंने मेंस लिखा और मेरा फाइनली 2 नंबर से नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने 21 में JLO का इंटरव्यू दिया, फिर मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ। उसके बाद में वापस मैंने 2022 का मेंस लिखा, उसमें फिर मेरे 6-7 नंबर कम रह गए। फिर मैंने वापस से JLO का इंटरव्यू दिया, फिर मेरा JLO में फाइनली सिलेक्शन हो गया। वापस से मैं RPSC में मेरी पहली पोस्टिंग रही और RPSC से ही मैंने 222 वैकेंसी में इंटरव्यू दिया और फाइनली मेरा 3 नंबर से वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ।
इसके बाद में मैंने जयपुर ट्रांसफ़र लिया और मैं सर के गाइडेंस में वापस से आई और मैंने अपना कोर्स रिन्यूअल करवाया, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार कोचिंग से तो मैं कंटिन्यू जुड़ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार वापस से अपने को बेसिक से वापस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में तो आके संभव ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि मेरी किस्मत भी ऐसी थी कि जहाँ मैं नियुक्त थी और वहाँ पे 20 दिन बाद ही स्टेट कमिश्नर का पद रिक्त हो गया और वो अब तक नहीं भरा गया, तो मुझे काफ़ी टाइम मिला हालांकि ऑफिस में। तो मैं ऑफिस में बैठ के मैंने सर की सारी क्लासेस लेके मैंने अपने नोट्स तैयार किए इस बार, क्योंकि पढ़ा हुआ तो मेरा सारा था, लेकिन मेरे को लगा मैं एक बार सर को सुनूंगी और एक बार सर से क्लासेस लूँगी वापस से, तो मेरे को कुछ बेनिफिट होगा। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे आज तक मुझे ये नहीं पता कि कॉन्स्टी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कॉन्स्टी की कौन सी बुक्स है या एविडेंस की कौन सी बुक है। मैंने सिर्फ सर के नोट्स पढ़े हैं, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ना मैं कभी किसी कोचिंग में गई, एक बार ज़रूर मैंने 2021 में किसी कोचिंग में मैंने JLO का मॉक इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मेरा शायद कोई गुरु नहीं है, मैं सर के ही समर्पित रही कि सर आप बताओ मेरा तो क्या भला होना है, मेरा कैसे होना है, आप बता दो मेरे को। तो सर ने मेरे को काफ़ी गाइड किया। बीच बीच में मेरा तो इतना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था कि मैं सर को फ़ोन कर करके बोलती थी, सर आपको क्या लगता है मेरा होने लायक है क्या? और सर बोलते थे अरे तेरा होगा। हालांकि इस बार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था, क्योंकि JLO ज्वाइन कर लिया था मैंने और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया, तो मेरी सनद सस्पेंड हो गई थी। लेकिन ईश्वरीय कृपा रही अंततः मेरे साथ। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ गुरु सिर्फ एक बनाओ, 10 जगह भटकने से कोई मतलब नहीं है। मैं सर को भी, शायद मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की भी हूँ, तो मैं तो ये मानती हूँ कि गुरु सिर्फ एक ही होना चाहिए, ईश्वरीय रूप से भी और वैसे भी। तो मैं एक कोट कहना चाहती हूँ कि जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज अपन सांसारिक जीवन में देखें तो गुरु तो यही है जो वो गोविंद तो यही है जो ये पद है, और सांसारिक रूप से तो गुरु खैर वो ऊपर वाला है गोविंद। तो उस सांसारिक रूप से इन गुरु का भी आशीर्वाद रहा, और वैसे भी मेरे जो गुरु हैं वो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। बाकी इस सक्सेस का क्रेडिट तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ, आप KD सर के बिल्कुल सच में समर्पित रहो। मुझे इतना टाइम लगा, तो मेरे को लगता है कि शायद बीच में अगर मैं क्लासेस कंटिन्यू लेती रहती ना, तो शायद मेरा पहले हो जाता सिलेक्शन। और सर मेरे को लगता है कि मैं तो खुद हमेशा कहती हूँ कि सर मेरा सिलेक्शन होगा ना तो आपकी वजह से होगा, क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ अब। तो सर मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। थैंक यू। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक ये चीज़ प्रॉब्लम आती है कि जैसे अपन कुछ भी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं ना, तो मेरे साथ भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जैसे अपन ने CRPC किया और अपन ने रख दिया, तो अपन 10 दिन बाद में उठाएंगे तो वो उसको भूल जाएंगे, है ना। एविडेंस पढ़ा, उसको किया और अपन 10 दिन बाद में उठाएंगे तो भूल जाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चले। मैं शायद सर को भी बोलती थी कि सर मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलती हूँ। और मैं आपको बताऊं तो मेरा सिविल और क्रिमिनल में मेरे 50-50 मार्क्स बहुत कम है। मेरा सिविल का 23 नंबर का पेपर छूटा था और क्रिमिनल भी मेरा 20 नंबर का छूटा था। मैं सर को हमेशा कहती हूँ सर मेरा 80 नंबर का ही पेपर अटैम्प्ट हो पाता है और 80 में से मेरे हमेशा 55 नंबर आ जाते हैं, हमेशा आते हैं मेरे। और पिछली बार तो इंटरव्यू में मेरे 15 नंबर दिए, तो इसलिए मेरा फाइनल ही नहीं हुआ। हालांकि इस बार इंटरव्यू में मेरे को 25 मार्क्स अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन आप डायरेक्ट पे इतनी कमांड करो, जैसे आपको सर क्लास में पूछते हैं और दूसरे दिन आके आपको पूछेंगे, वहाँ पे ये नहीं है वो ज़माना गया कि आपने अनटप पे कुछ भी लिख दिया और वो कॉलेज वाले आपको नंबर मिल जाएंगे। अब वो डायरेक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, है ना। और सिविल में भी मैंने सिर्फ, मैं आपको अपनी कॉपीज़ अगर आएगी मैं निकलवाऊंगी तो मैं आपको सच में दिखाऊंगी। मैंने सर को काफ़ी हमेशा कॉपीज़ दिखाई है कि मैं जो डिक्टो डायरेक्ट लिखती हूँ ना, इसकी वजह से मुझे शायद 80 नंबर के पेपर में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने जजमेंट तक तो मैं कभी पहुँच ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी कम है। और मैं सर को बोलती हूँ, सर बोलते हैं मेरे को कि जो आप क्वेश्चन करके आ रहे हो ना, वो आप ऐसे करके आओ कि आपको 80 में से ही 50-60 नंबर मिल जाए। तो इस बार मैंने हमेशा से वही किया। बाकी आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ो तो मैं ऐसे डिवाइड करती थी कि जैसे मैं 8 बजे बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए और मैं 12 बजे तक मैं पढ़ रही हूँ। तो CRPC के जैसे आप ये फिक्स करो कि आप 1 घंटा आपको CRPC पढ़ना है, 1 घंटा आपको एविडेंस पढ़ना है, 1 घंटा आपको वैसे पढ़ना है ना। हर सब्जेक्ट डिवाइड करो आप। फिर आप जैसे एविडेंस पढ़ रहे हो ना, एविडेंस में भी 170 सेक्शन है। आप जैसे डेली 10-10 सेक्शन करोगे,
15 दिन में आपकी एविडेंस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी और 1 घंटे में आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर आप अगले घंटे में आपको टीपी पढ़ना है, ऐसे आप लेके बैठोगे ना वो जमाने बीत जाएंगे और सिलेबस कभी कंप्लीट भी नहीं होगा। इवन जो छोटे एक्ट है, जो बिल्कुल SRA है, लिमिटेशन है, और जो पोक्सो वगैरह है, ये छोटे वाले एक्ट है, इनको मैं सिर्फ 15 मिनट देती थी डेली। मतलब 2 घंटे में मैं 8 एक्ट करती थी। मैं सिर्फ 2 पन्ने पलटती थी, उसके अलावा मैं छोड़ देती थी 15 मिनट होते ही कि अब मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं है, मेरा बस काम हो गया है ना। तो आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो वो आपको, दूसरे दिन आप पढ़ रहे हो तो आप वापस से वो वाली चीज़ें देखो कि आपने कल क्या पढ़ा था। भले आप 5 सेक्शन आगे कम पढ़ो लेकिन पीछे वाला कभी मत छोड़ो, है ना। और जैसे CRPC है तो मैं हमेशा 2 टुकड़ों में लेके चलती थी कि जैसे 20 सेक्शन पढ़ने हैं मेरे को 1 घंटे में, सवा घंटे में पढ़ने हैं। तो ज़रूरी नहीं है पहले से लेके और 5, मैंने कभी CRPC कभी एक साथ मैंने कभी रिवाइज ही नहीं किया, आज तक भी नहीं की मैंने। तो मैं 300 से आगे का उठाती थी कि मेरे को तो 20 सेक्शन करने हैं, मैं किधर से भी उठाऊंगी, है ना। और जैसे एविडेंस है वो भी मैं ऐसे ही करती थी कि 100 से ऊपर वाले उठा लिए, पहले वाले में 5 सेक्शन कर लिए, बड़े आ गए तो फिर 2 ही कर लिए। तो आप ऐसे टुकड़ों में पढ़ोगे ना उनको सब्जेक्ट्स को कि डेली आप 10-12 एक्ट 15 एक्ट कंप्लीट करके चलोगे। माइनर छूट रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेजर पोर्शन नहीं छूटना चाहिए डेली। उनको आप डेली डेली पढ़ो, वो आपको ऐसा रट जाएंगे ना। वैसे वहाँ सर जो पूछते हैं ना वो वहाँ ऐसा आप लिख के आओगे कि आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, 3 में से 2.5 मिलेंगे। इवन मेरे को 6-6 नंबर तक मिलते हैं। मैं जो अगर शायद 80 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट ना हो, ऊपर का हो, शायद मेरी और भी बेहतर रैंक हो सकती है। लेकिन सर हमेशा बोलते हैं बेवकूफ़ी करती है तू, पेपर छोड़ के आ जाती है, और 80 नंबर का कौन अटेम्प्ट करके आता है। तो ये मेरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना मेरे लिए हमेशा से ये रहा। बाकी आप सर आपको जो भी पूछ रहे हैं ना क्लासेस वगैरह में, तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको पता लगेगा कि आप जब मेंस में आप लिखोगे, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ डायरेक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं देखते। आपने इधर उधर की बात लिखी और आपको 5 में से आपको वो 2 नंबर देके रफा दफा कर देंगे। वो नंबर तो देंगे लेकिन वो सिर्फ डायरेक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप फाउंडेशन बेस से जुड़े हुए हो तो सर के प्रति बिल्कुल समर्पित रहो। 10 जगह आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि अपन 10 जगह, आज अपन इस कोचिंग में जा रहे हैं, आज अपन इस कोचिंग में जा रहे हैं। इवन मैं इंटरव्यू देने जा रही थी तो मुझे बाहर किसी ने पूछा कि कॉन्स्टी वगैरह की कहीं 2-4 बुक्स के नाम पूछ ले। तो मैंने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो KD सर के नोट्स पढ़ रही थी, मेरे को तो एक भी बुक के नाम नहीं पता, और मैंने सच में नहीं पढ़ा, कभी कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने। तो मैंने कहा मैं तो उनमें सॉरी बोलूँगी तो शायद गलत इफेक्ट भी जाएगा, लेकिन हालांकि ये मेरे पास क्वेश्चन आया भी नहीं और मैं आता तो मैं भी यही कहती कि सर मैंने तो कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं। तो आप इन कोचिंग के नोट्स के अलावा ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा बाहर और टेस्ट सीरीज के अलावा कि आपको कुछ देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सारा सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी आपको 10 जगह ना भटकने की ज़रूरत, ना और कुछ करने की ज़रूरत। आप सर के गाइडेंस में रहो, बाकी आपका लास्ट में ज़रूर सिलेक्शन होगा, भले ही JLO में हो, RGS में हो, APP में हो, लेकिन ज़रूर होगा। मैं तो ये मानती हूँ, आप सर के सानिध्य में रहो। और इन्होंने कह दिया ना कि हो जाएगा तो वास्तव में हो जाएगा। मैं 44 पोस्ट में भी बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थी। मैं ये नहीं है कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी हमेशा से कि नहीं मेरा हो जाएगा। मैं डर डर के रहती थी कि पता नहीं होगा या नहीं, कैसे क्या होगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। मेरे इतने पेपर अटैम्प्ट, मेरे प्री में कभी भी 85 से कम नंबर नहीं आए 4 अटैम्प्ट में, लेकिन फिर भी मुझे अगले अटैम्प्ट में ये लगता था कि इस बार शायद पता नहीं प्री भी नहीं हो। मैं किसी को गारंटी भी नहीं दे सकती थी क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें कुछ नहीं बता सकते। लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हो तो सर को सब पता है कि कौन कैंडिडेट में कितना कैलिबर है। 4 दिन पहले भी मैं सर को पूछ रही थी कि सर आपको क्या लगता है मेरा हो जाएगा क्या, मैंने इंटरव्यू तो दे के आ गई, और सर बोल रहे थे अरे तेरा जरूर होगा, इस बार देखना, तेरा लास्ट अटैम्प्ट है ना, इस बार लास्ट ओवर में छक्का लगेगा। और वो आखिर लास्ट में सुन ही लिया ईश्वर ने। तो वही बात आप खुद देखो, जब मेरा 2222 पोस्ट में नहीं हुआ और मैंने सर में इतना फेथ दिखाया, सर ने इतना फेथ दिखाया कि आप मेरे सिर्फ टेस्ट सीरीज पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो और आपका जरूर होगा, इसमें और कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इवन मैं तो रिटन मटेरियल लेके जाती थी सर से कि सर आप किसी को दे रहे नहीं दे रहे हो, मेरे को तो दो, मैं तो जॉब के साथ नहीं पढ़ सकती। बाकी मैंने तो रिटन आंसर्स तक लिए हैं सर से। तो बाकी आप सर के प्रति बिल्कुल समर्पित रहो, आपका लास्ट में बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और आप सर से पूछ लिया करो कि सर कहाँ कमी आ रही है, वो आपको ज़रूर अच्छे से बताएंगे। बाकी तो ईश्वरीय कृपा की भी बहुत आवश्यकता होती है जो इस बार मेरे साथ रही, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं तो ये मानती हूँ।
तो उसके प्रति भी आप समर्पित रहो, आप अपनी मेहनत करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो कि अपना होगा या नहीं, ये दिमाग लगाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि लोग तो कहेंगे, ताने देंगे। मुझे भी आज तक बहुत सारे ताने पड़े हैं। मैं सर को हमेशा बोलती थी कि सर छोटी सिस्टर्स की शादी हो गई, मैं नहीं कर रही, मेरे को ताने पड़ रहे हैं, आप बताओ तो सही मुझे कि क्या होगा। तो ये बोलते थे अरे नहीं होगा, लास्ट में होगा, है ना। तो आप अपने खुद में फेथ रखो, आपका ज़रूर होगा सिलेक्शन, है ना। तो धन्यवाद। बैठिए। रेखा चौधरी का आपने उद्बोधन सुना, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई 2017 से लेकर और 2025 तक की जर्नी की, और ये सब रियल है, जैसा इन्होंने बताया वैसा ही है वो हुआ है। तो आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपने आत्मबल को, खुद के बल को मजबूत करें, पढ़ते रहें, रेगुलरिटी रखें, कंसिस्टेंसी रखें। सिलेबस काफ़ी बढ़ गया है पिछली बार के बाद, जो है 32-33 एक्ट हो गए, तो टाइम टेकिंग है, समय लगेगा, बट आप रेगुलर एफर्ट्स करते रहेंगे। यदि 5 घंटे की आपकी क्लास यहाँ हो रही है, 5 घंटे और उससे अधिक टाइम आप घर पर और दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी रेखा की तरह यहाँ आओगे और दूसरे लोगों को जो है वो मोटिवेट करने की पोजीशन में आओगे। रेखा चौधरी की उज्जवल भविष्य की कामना है वो करते हैं कि ये अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और प्रमोशन के माध्यम से ये न्यायपालिका में उच्च पदों पर आसीन हो और है वो अच्छा कार्य करें। थैंक यू वेरी मच।